हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं। इसमें रहने वाला है पॉलिटी। हालांकि पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसका मास्टर वीडियो आप लोग को एजुकेशन ब्रांच चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में आपात उपबंध देखेंगे, उसके बाद वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगरपालिका, संविधान संशोधन और विविध। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो यह बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। इसका अपवाद है एक पंजाब, वहाँ 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं, गौर करेंगे यहाँ पे। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। नेफा का फुल फॉर्म याद रखेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इस क्षेत्र को वर्तमान में अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में की गई थी। इस समय पाकिस्तान जो है भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया था, या फिर यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। नेक्स्ट है, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राज्यों से रक्षा करें, अनुच्छेद हो जाएगा 355। अनुच्छेद 355। थोड़ा फोटो लेने में मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, ध्यान से बस सुना करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल को अभी तक लागू नहीं किया गया है। एक भी बार वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? बताइएगा। स्थगित कर सकता है 359 है। जैसे ही 352 लागू होता है वैसे ही सक्रिय हो जाता है 359, और सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है? संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, पंजाब। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, एक बार में कितने टाइम के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल, 1 मिनट यहाँ पे पूरा देख लीजिए। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो आपातकाल से है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपात अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 की बात की जाए
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त कर दिया जाता है और संघ जो है राज्य सूची के विषय पर अपना कानून बना सकता है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार ही लगाया गया है, जो कि हमने आगे पढ़ा भी, 1962, 1971 और 1975। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी तक हमारे देश में नहीं किया गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था तो याद करिए 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की संरचना क्या है? वित्त आयोग की संरचना पर दिया गया है। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। अध्यक्ष कौन होता है तो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल 5 कह सकते हैं कि सदस्य होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष और बाकी 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ व्यक्ति, यही 4 व्यक्ति होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, नेक्स्ट है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ व्यक्ति। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट में आप लोग को यह क्वेश्चन मिला भी होगा। तो चलिए यह कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ भी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन की समझ कौन रखवाता है? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन की समझ कौन रखवाता है? तो रखवाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछा जा रहा है तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग, कौन कौन वित्त आयोग अभी तक बने हैं देख लीजिए। वित्त आयोग गठन 1951। सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे के.सी. नियोगी। इनका कार्यकाल है 1952 से लेकर 1957 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के. संथानम बने थे 1956 में। डेट याद रखना कोनो जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग क्रम से नाम याद रखा करेंगे। के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग, दूसरे के. संथानम, तीसरे ए.के. चंद्रा, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष वी.पी. राजमन्नार, 5वें महावीर त्यागी, 6ठे ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जे.एम. सेलेट, वाई.वी. चौहान, उसके बाद एन.के.पी. साल्वे, के.सी. पंत, प्रोफेसर ए.एम. खुसरो, डॉक्टर सी. रंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और 2017 में बने थे एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 2023 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया बने हैं, जो कि 2026 से 1/4/2026 से मतलब 5 वर्ष तक के लिए रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग क्रम से याद रखिएगा, ये तो ध्यान ही रखिएगा। 3 क्रम से के.सी. नियोगी प्रथम, द्वितीय के. संथानम और तृतीय ए.के. चंद्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है।
वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना, राजस्व को बंटवारा करना केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो यह होता है वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह करता है वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह करता है वित्त आयोग। समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुसंधान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। हमने वही बताया, 5 वर्ष के बाद किया जाता है वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, राजस्व का बंटवारा करने के लिए। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान में कौन विनियमित करता है? यह करता है वित्त आयोग। विनियमित करना का मतलब हो जाएगा अलग करना। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से नए मानदंड शामिल किए गए हैं? एक बार फिर से, वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 मानदंड शामिल किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी प्रदर्शन एंड कराधान प्रयास। आंसर हो जाएंगे जनसांख्यिकी प्रदर्शन और कराधान प्रयास, टैक्स इम्पोर्ट और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ऋत्विक रजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऋत्विक रजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, जो कि ऑलरेडी हमने बताया भी। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग को भी देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। हालांकि इसे समाप्त भी कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग ला दिया गया, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पता होगा, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हीं के समय योजना आयोग जो है लाई गई थी। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक है। किसी भी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, तो कह सकते हैं कि यह क्या है? गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वही नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री ही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ विधान परिषद है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और यह नामी जो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य को चुना जाता है। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अंशकालिक सदस्य होंगे श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? जो कैबिनेट स्तर का मंत्री है उसी का दर्जा दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का।
भी। नीति आयोग द्वारा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग है। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट क्या है? तो नीति.government.in। क्लियर। नेक्स्ट है योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो के संथानम का। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का। अब यहाँ पे वरीयता अनुक्रम दिया गया है, यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, पहले नंबर पे तो राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पाँचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, 5 के का नंबर पे आते हैं उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, वही 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग के, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा विपक्ष के नेता भी 7वें नंबर पे आते हैं। 7 के का नंबर पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएंगे। 8वें नंबर पे अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों का राज्यपाल, 9वें नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वही 9 के का नंबर पे अध्यक्ष लोकसभा आयोग का, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और 10वें नंबर पे राज्यसभा का उपसभापति। इसे चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह नीति आयोग के द्वारा। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्लियर। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन। स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार है चुनाव आयोग का। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होगी? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पद की अवधि होगी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 324 में कहा गया है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 325। 326 यह भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु पर मत देने का अधिकार है। और इसमें संशोधन जो किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार दिया गया था। 327 में क्या है? तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। वही 329 में चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। और 329 का काम में है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। तो 324 से लेकर के 329 तक जो संबंधित है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो कि हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन पे आते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है?
मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जो कि हमने बताया भी। चलिए आगे है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? यह विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से। द्विदलीय कहाँ है? तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ 2 दल का। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए भी सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1989 और 1993 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 और 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? यह पारित किया गया था 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985 दल बदल, जिसकी चर्चा अनुसूची 10 में भी किया गया है। नेक्स्ट पे आइए, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जो होता है राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, प्रमुख आयोग इंपॉर्टेंट कमीशन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसे भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा जा रहा तो 1919 ही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1926 में ली आयोग के अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ली कमीशन के आधार पर ही लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की है? तो आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा रोज मिलियन वैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? रोज मिलियन वैथ्यू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना: अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का नहीं, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। सदस्य 1 में दिया गया है, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होंगे। पदेन सदस्य की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया।
इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतंगी शामिल थे। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। ओबीसी के उप श्रेणीक्रम हेतु रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। कब? अक्टूबर 2017 में। कौन से अनुच्छेद? 340 के अंतर्गत। प्रारंभ में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। एक फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। प्रारंभ में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेलजोल या संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो यह हो जाएगा वोहरा समिति। राजनीतिक व अपराधियों के मेलजोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? तो राज्यों के संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सभी राज्यों का लोकसभा आयोग के व्यय जो भारित होती है राज्य के संचित निधि पर ही होती है। लोकसभा आयोग में एक सदस्य के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकसभा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसे भी कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में वी.जी. खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कब? 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं दिया गया है। इसे हम लोग थोड़ा सा मैप से याद कर लेंगे। तो चलिए एक मैंने मैप खींच लिया, ज़्यादा सही से बना तो नहीं है। तो याद करते हैं 22 भाषा। सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिएगा कि 22 भाषा में इंग्लिश और राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। खास करके इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, इंग्लिश और राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 22 भाषा कौन कौन सा है? तो याद करिए। सबसे पहले सिंधी, लद्दाख वाले क्षेत्र में सिंधी बोला जाता है, कुछ कश्मीर में भी बोला जाता है, लेकिन सिंधी सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे आ जाइए तो कश्मीरी बोला जाएगा, कश्मीर में सिंधी, कश्मीरी। नीचे आइएगा तो पंजाब है, तो पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी। ए वाली जो बेल्ट है, ए वाले बेल्ट में हिंदी बोली जाती है। तो 4 भाषा यहाँ पे हो गया, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ पे आइएगा तो बंगाल वाला क्षेत्र है, और बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाली बोली जाएगी। और यहाँ पे असम है, असम में असामी बोली जाएगी। तो एक बार फिर से सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, बंगाली, असामी। और जैसे ही बंगाल के नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बंगाल के नीचे अगर झारखंड के नीचे अगर आते हैं तो उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। तो फिर से सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। अब इधर आ जाइए, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। एक बार फिर से गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ये सब नीचे वाले पार्ट में आ जाइए। उसके बाद 2 भाषा और याद रखिएगा, उर्दू और संस्कृत। उर्दू और संस्कृत। फिर 3 भाषा हमने बताया, कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 4 भाषा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर हो गए होंगे। आप लोग उंगली पे भी गिन सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, असामी है, बांग्ला है,
गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो और मैथिली। ठीक है, और एक है संथाली। हमने सारे के सारे भाषा को बता दिया। एक बार फिर से अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए। सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 4 भाषा हमने बताया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनुच्छेद 350 क मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष जोड़ा गया? मैथिली को ही नहीं, देखिए 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दिया भी गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। नेपाली हो गया, कोंकणी हो गया और मणिपुरी हो गया। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, इसे याद रखिएगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? माफ करिएगा, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तमिल को 2004 में घोषणा किया गया था या फिर शामिल किया गया था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल के बाद संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। इसे याद रखिएगा। तमिल को 2004, संस्कृत को 2005, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो 6 है। 6। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा संबंधित अनुच्छेद। ठीक है भाई, इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है? तो संघ की राजभाषा। 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा। 344 में क्या है? तो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं दिया गया है 345, 346 और 347। यह तीनों के तीनों का संबंध किससे है? क्षेत्रीय राजभाषा से है। 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। 348 और 349 जो है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा की चर्चा की गई है। 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट है विशेष विनिर्देश। 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, जो कि हमने देखा भी आगे। 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देशन। नेक्स्ट है वर्ष 1957 प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? पहला है हिंदी और दूसरा है बंगाली। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 राजभाषाओं को 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भाई, हमने कई बार चर्चा कर भी लिया है। अब नेक्स्ट है पंचायती राज एवं नगर पालिका। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की सूची का विषय है? तो राज सूची का है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। हमने अनुसूची पहले वाले वीडियो में करवाया था। मास्टर वीडियो अगर देखना चाहें तो एजुकेशन ब्रांच चैनल मेरा ही है, उसमें मैं अभी उतना काम करती नहीं, लेकिन मास्टर वीडियो बना करके मैं डाल देती हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 10,000 11,000 शायद व्यू वहाँ पे गया भी है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। वहीं नगर निगम को 18 विषय दिए गए, नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं।
73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? पंचायती चुनाव कितने प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। 11 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हो गया था। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। 11 अक्टूबर 1959, माफ करिएगा, 1959 आंध्र प्रदेश में भी प्रारंभ हुआ था। तो पहली बार राजस्थान और दूसरी बार आंध्र प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति 1977 में लाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1970। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। अभी हमने बताया भी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1955, अशोक मेहता समिति 1970, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962 और सादिक अली समिति 1964 है। ये सबका संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ना कि दलित के लिए। महिलाओं को दिया गया है आरक्षण, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, SC/ST को। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई? तो राज्य विधान मंडलों को। 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 स्तरीय पंचायतों का गठन कहाँ किया जाता है? जहाँ 20 लाख से अधिक जनसंख्या हो। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से ही है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इन अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो नगर पालिका में 18 विषय हैं और पंचायत में 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243(6) या फिर 243(G) और नगर पालिका 243(W) या फिर ब कह सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं की ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण आरक्षित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण को क्या दिया गया? स्थान दिया गया है। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। ग्राम पंचायत, एक स्तरीय ग्राम पंचायत यह कहाँ है? एक स्तरीय तो केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। एक स्तरीय पंचायत कहाँ है? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है एक स्तरीय ग्राम पंचायत।
एक स्तरीय कह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या है तो ग्राम पंचायत ही है। 2 स्तरीय की बात किया तो यहाँ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। 2 स्तरीय की बात किया तो असम हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया। असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा में 2 स्तरीय पंचायती संस्था है। 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं, जैसे कि अपने बिहार में भी है। और भी कई राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 4 स्तरीय। 4 स्तरीय केवल और केवल पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या होता है तो ग्राम पंचायत होता है, एक अंचल पंचायत होता है, तीसरा आंचलिक परिषद होता है, चौथा जिला परिषद होता है। यह केवल और केवल कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ है, मतलब 1 स्तरीय पंचायती राज कहाँ है तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। 2 स्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति इसमें होते हैं, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। 3 स्तरीय है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 4 स्तरीय केवल और केवल कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इसे भी क्वेश्चन पूछता है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कोई भी पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? 73वां संविधान संशोधन का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है तो केरल। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसटी को ही आरक्षण दिया गया है, एससी को नहीं दिया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्यों की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगरपालिका का नगरपालिका का जो संबंध है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है तो स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? यह चुने जाते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग वोट दिए भी होंगे। नेक्स्ट है किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज से संबंधित समितियां दिया गया है। संवैधानिकरण के बाद देखिए समिति का नाम है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स का गठन का अध्यक्ष कौन थे? ललित माथुर। वर्ष 2001 निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह वी रामचंद्रन। 2005 जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यकाल श्रीमती राजवंत संधू। 2008 DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, इसके अध्यक्ष वी रामचंद्रन। गठन 2010 आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, मणिशंकर अय्यर इसके अध्यक्ष। और गठन 2012। एक बार फिर से इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहता है? लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ पे
देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आप लोग। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3 और 4 अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। ठीक है। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 का क्लॉज 3 जो है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 का 2 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 का 1 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 का क्लॉज 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। ठीक है भाई, यह सब संबंधित है किससे? तो साधारण बहुमत से संशोधित करने से। आगे आ जाइए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दिल्ली जो है राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत बना? यह बना है 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 डबल ए में संशोधन किया गया है, जबकि नया अनुच्छेद 330A, 332A तथा 334A को जुड़ा गया है। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची इसी में तो पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। संविधान का 66वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो संबंध हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधनों में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? 51वां संविधान संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह सब विशेष बहुमत के द्वारा होगा। हाँ, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों का उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की किसी सूची संसूची राजसूची संवर्ध सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। ये तो रहा विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन के अंतर्गत आने वाले यह सब विषय। नेक्स्ट है 66वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 का ए संविधान में जोड़ा गया। 66वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट भी टॉपिक है, विविध। भारत के राष्ट्रपति एवं उसका कार्यकाल दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के
13 मई 1962 तक। इनका जन्म 1884 में और मृत्यु 1963 में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष वही बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। तीसरे राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई। वराहगिरी वेंकटगिरी उपराष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। आगे चल करके वीवी गिरी राष्ट्रपति भी बने और यह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। फखरुद्दीन अली अहमद केंद्रीय मंत्री, वी डी जत्ती उपराष्ट्रपति पहले थे और उसके बाद राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में बने। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित 1969 ईस्वी में पराजित हो गए थे। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति थे। के आर नारायण भी पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। और के आर नारायण जो थे 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए थे, 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किए थे। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति। और इनका जन्म जो है स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो क्रम से याद कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्रम कभी कभी बिहार दरोगा में खास करके पूछा जाता है। पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वराहगिरी वेंकटगिरी, बीवी गिरी कह लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी यानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कुछ खास नहीं है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक रहा था। बाकी सभी न्यायाधीश का नाम यहाँ पर दिया गया है और उसका कार्यकाल भी दिया गया है। तो चलिए, कुछ खास नहीं है। डी वाई चंद्रचूड़ 9/11/2022 से अब तक बने हुए हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पद धारण किए थे 21 मार्च 1950 को। पद से मुक्ति मिली थी 19 दिसंबर 1958 को। बाकी सबका नाम दिया गया है। इसे आप लोग देखना चाहें तो एक नज़र में आप लोग देख भी सकते हैं, हालांकि आप लोग के नोटबुक में भी होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो 6 हैं। राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या कितनी है? 6 हैं। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश के राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। नेक्स्ट है एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2 सीटें जीती हैं। 2014 तक 11 सीटें थी। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले। एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यही 3 शर्तें दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन किया था 6 अप्रैल 1980 को। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 7 नवंबर 1964। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को इसका गठन किया गया था। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 14 अप्रैल 1984। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 6 जनवरी 2013 को गठन किया गया था। और यही 6 जो हैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को क्रम से तो याद रखेंगे ही रखेंगे, उसके अलावा इनका कुछ विशिष्ट तथ्य दिया गया है, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। और यह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गया था। गुलजारी लाल नंदा इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था, देश से बाहर में हुआ था। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जो हैं दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी।
जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि सबसे अधिक आयु के 21 वर्ष में और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और यह प्रस्ताव पारित होने से पहले ही मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। इंदिरा गांधी उनके बाद फिर प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि इनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बाद बने और यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, 40 वर्ष की आयु में ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधान जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था। पीवी नरसिम्हा राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका सबसे छोटा कार्यकाल है, 13 दिन का ही है, हालांकि आगे चल करके फिर से प्रधानमंत्री बनते और कार्यकाल पूरा भी करते हैं। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने थे और दक्षिण भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधान जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी किया। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं के नाम है और आगे चलकर अपना कार्यकाल पूरा भी किया, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह भारत में उदारीकरण के जनक और मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी प्रथम मुख्यमंत्री और सीधे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अब दूसरे नहीं कह सकते, तीसरे कहिए, ठीक है। तो चलिए क्रम से एक बार देख लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, उसके बाद चौथे चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो चलिए यह रहा। नेक्स्ट है संक्षिप्त विश्लेषण। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे थे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल तक रहे। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था, 1996 में मात्र 13 दिन का ही। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। 1964 में जब नेहरू का निधन हो गया था पद पर रहते हुए, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री का निधन होने के बाद। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात भी 3 बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी भी 3 बार। अब 3 बार कर लीजिए तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद 371। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया अनुच्छेद 371 में। 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, 71 बी में असम राज्य के लिए, 71 सी में 371 सी में मणिपुर के लिए, 371 डी में आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से है, 371 एफ सिक्किम राज्य के विशेष प्रावधान, 71 जी मतलब 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, 371 आई में गोवा राज्य के लिए और 371 जे में कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। इसे एक नज़र आप लोग खुद से देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं खास करके नागालैंड से, असम से, मणिपुर से, पूर्वोत्तर राज्यों से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के निवास स्थल दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति के निवास स्थल को कहते हैं क्रेमलिन। कनाडा के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को 24 संसद ड्राइव कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थल को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इटली के राष्ट्रपति का निवास स्थल कहलाता है क्रेविरनल पैलेस। लॉस पिनोस किसका? तो राष्ट्रपति मैक्सिको का है। अरास एन वस्तारेन राष्ट्रपति आयरलैंड का। पैलेसियो डीला मोनाक्लो स्पेन के प्रधानमंत्री का यह निवास स्थल है। बकिंगहम पैलेस यह तो महारानी ब्रिटेन के हैं। फेडरल चांसलर जर्मनी के चांसलर का यह निवास स्थल है। मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया का राष्ट्रपति का निवास स्थल। एवान ए सदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति। नारायण हिथी या तो हो जाएगा नेपाल। नरेश का पेलेसियो डी विलियम पुर्तगाल राष्ट्रपति। द लॉज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का। चेट्यू डिलाचेन बेल्जियम नरेश का। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का। व्हाइट हाउस
अमेरिका के राष्ट्रपति का। एनसी पैलेस राष्ट्रपति फ्रांस। नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया था, उसी के बारे में आई थिंक दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नियामक निकाय दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 इसका गठन किया गया था। इरडा का बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 1999 में किया गया था, बीमा से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का गठन 1992 में, शेयर बाजार से संबंधित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003, व्यापार प्रबंधन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन 1997, दूरसंचार से संबंधित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से संबंधित। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003 में गठन, क्षेत्र विद्युत से संबंधित। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसका गठन 1983, परमाणु ऊर्जा से। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003, इसका भी संबंध पेंशन से ही है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016, आवास। प्रसार भारती का गठन 1997, रेडियो एवं प्रसारण से, रेडियो एवं दूरदर्शन से। डेट आप लोग याद रखिएगा। इरडा का गठन 1999, सेबी का गठन 1992। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन 1997। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का गठन 2003, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003, हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016, प्रसार भारती का गठन 1997। ठीक है। अब नेक्स्ट है देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। देखिए सभी का मुख्यालय नई दिल्ली ही है, गौर करिएगा। असम राइफल्स का सिर्फ याद रखिएगा, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग, असम। ठीक है। आईटीबीपी का गठन किया गया था 1962 में। असम राइफल जो कि सबसे प्राचीन सैनिक सुरक्षा बल है, और इसका गठन किया गया था 1835। सीआरपीएफ का गठन 1939 में। त्वरित कार्यवाही बल आरएएफ 1992, एसएसबी का गठन 1993, बीएसएफ का गठन 1965, सीआईएसएफ का गठन 1969, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, होम गार्ड्स का गठन 1946, आरपीएफ का गठन 1957, एसपीजी का गठन 1988 और मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस का गठन 1987 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान दिया गया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन हो जाएगा। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थाओं के सदस्य संख्या। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, जो हमने पहले बताया था, जैसे कि लोकसभा में कितने सीट है, राज्यसभा में, वही सब फिर से दिया गया है। तो चलिए अब इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। प्रमुख आयोग समिति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार वही सरकारी आयोग 1983 में, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। धर आयोग 1947-48 में, इसके अध्यक्ष इसके धर थे। राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा था। जेवीपी समिति, इसका गठन 1948 में, राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। जेवीपी समिति ने कहा था। इसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया था 1953 में। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर इसमें सदस्य के रूप में थे। हालांकि अध्यक्ष फजल अली थे, अन्य सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर थे। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति, इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा एवं CAG के प्रतिवेदन, मतलब क्या, लोक लेखा नियंत्रक जिसे कहते हैं, नियंत्रक एवं नियंत्रक एवं लोक लेखा परिषद, लोक लेखा समिति जिसे CAG कहते हैं, इसके प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यह एक तदर्थ समिति है। संयुक्त संसदीय समिति JPC। कोठारी आयोग, इसके अध्यक्ष थे D.S. कोठारी, गठन किया गया था 1976 में। भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों एवं विधि से संबंधित है। नियोगी आयोग
1946 केसी नियोगी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति। वी.एम. तारकुंडे समिति 1974 चुनाव सुधार। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की। वी.एम. तारकुंडे समिति से आप लोग ध्यान रखिएगा, 1974 में लाया गया था। पुंछी आयोग 2007 में, इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध के विषयों के अनुशंसा से है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन अनुच्छेद 75 के द्वारा न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। और त्यागपत्र प्रधानमंत्री किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही। मुख्य न्यायाधीश का चयनित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही। अनुच्छेद 124 के तहत निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 124 का 1 है। अधिकतम आयु का प्रावधान है, न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम आयु 65 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। तो चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। आगे हमने ऑलरेडी बताया भी है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो आगे ही बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आयोग एवं मुख्यालय। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का गठन 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्था की प्रकृति की बात की जाए या स्थिति की बात करें तो यह अर्धन्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी, इसका गठन 1993 में, मुख्यालय भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यह न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी की बात की जाए और एसटी की बात की जाए तो नई दिल्ली इन दोनों का मुख्यालय है। पुनर्गठन किया गया था 2004 में और यह दोनों के दोनों संवैधानिक निकाय है। इसके चर्चा अनुच्छेदों में की गई है। नीति आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 2015 और यह जो है गैर संवैधानिक निकाय है। यह जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था। वित्त आयोग का गठन 1951 में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय और यह जो है अर्ध न्यायिक और संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1993, अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग, गठन 1992, मुख्यालय नई दिल्ली, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में, यह जो है वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 और यह है वैधानिक निकाय। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसका गठन 1993 में किया गया था। तो अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों का गठन 1993 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था, लेकिन अब जो है संवैधानिक निकाय हो चुका है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली 2005, वैधानिक निकाय। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली है और यह वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग का गठन नई दिल्ली में, यह स्वायत्त निकाय है, 4 बार गठित किया गया है। विधि आयोग नई दिल्ली और यह गैर संवैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में, संवैधानिक निकाय, मुख्यालय नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग 1950, यह संवैधानिक निकाय है। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा दिया गया है। इसे आप लोग खुद से देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से आप लोग देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आप लोग बता देती हूँ, जैसे कि लोक सेवा जांच अधिनियम 1850 में आया था। भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1968 में आया था। और केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली 1964 में, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966। नेक्स्ट है मंत्रालय विभाग संबंधी अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम निगरानी, ये सब कुछ खास नहीं है। सीबीआई का गठन किया गया था 1963 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन 1964 में किया गया था। और राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1964 में। राज्य भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी का गठन किया गया। बाकी इससे आप लोग सिरे नज़र से एक बार देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय विधायक में भागीदारी। देखिए मैं राज्यों की बता देती हूँ, बाकी इसे आप लोग देखना चाहें कितना इसी का हिस्ट्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सीट है कितना, 1 मिनट, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा दिया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट 31 से है, महाराष्ट्र में 19 से है, आंध्र प्रदेश में 11 है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश में 31 सीट और
लोकसभा का 80 सीट है। महाराष्ट्र में राज्यसभा का 19 और लोकसभा का 48। इधर मैं लिख देती हूँ राज्यसभा, इधर लिख देती हूँ लोकसभा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का सीट 11 है, लोकसभा का 25। पश्चिम बंगाल में 16 और लोकसभा का सीट 42 है। बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है और लोकसभा का सीट 40 है। तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट 18, लोकसभा का 39। मध्य प्रदेश का चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा का सीट, 29 लोकसभा का सीट। कर्नाटक, इससे कुछ खास नहीं, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार का तो याद रखिएगा ही, बाकी सभी का याद रखना जरूरत नहीं है। अगर नोटबुक में होगा तो आप अपना देख लीजिएगा, वही सब दिया गया है। जैसे कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर बिहार है। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर कर्नाटक, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश, 6ठे नंबर पर तेलंगाना। विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 विधान परिषद की सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 43। नेक्स्ट है समान सीटों वाली विधानसभा। तो हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सीट समान है, 90 है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीट है। गोवा एवं मिजोरम में 40 विधानसभा की सीट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन आयोग सीटों की संख्या 90 है। नेक्स्ट है प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्ष दिया गया है। हाँ देखिए, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्य थे। दूसरे जगन्नाथ दास। तीसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष रघुवीर दयाल। चौथे PN सिंगल। 5वें S रत्नावेल पंड्यान। 6ठा वेतन आयोग जस्टिन BN कृष्णा। 7वें वेतन आयोग 2014 से 15 अशोक कुमार माथुर। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों के विधान परिषदों की सदस्य संख्या ये तो हमने देख ही ली है। उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा? तो बनेज का है, तो जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है, इसका क्षेत्रफल 3029 किलोमीटर। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। प्रथम बैठक दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए 1961 में, इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हुआ था बैठक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, मोरारजी देसाई। और तीसरा हुआ था आतंक निवारक अध्यादेश 2002, पोटा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इसमें प्रधानमंत्री थे। दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया, इसका एक ट्रिक है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? तो हाथी। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा ने किया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। वही सब दिया गया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सीट के बारे में कुछ खास है नहीं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में वही सब हो चुका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कब होती है, किसे शपथ दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है, त्यागपत्र किसे देता है, वही सब दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं आप लोग को बता दूंगी। भारत के बारे में देख लीजिए। भारत अगर विशेषता की बात करें तो भारत का लिखित संविधान में है, लिखित है, लचीला, कठोर, मिश्रित है। एकात्मक संघात्मक की बात करें तो एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है भारत में। संसदीय लोकतंत्र है, संविधान की सर्वोच्चता है, गणतंत्र प्रधान है, नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन है राष्ट्रपति का, एकल नागरिकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, बाकी अन्य देशों का भी दिया गया है, देखना चाहें तो इसे आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संविधान के बारे में जान लीजिए। राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। अलिखित संविधान है। चार्टर लॉर्ड्स अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। 2 सदन हाउस ऑफ लॉर्ड एवं हाउस ऑफ कॉमन्स है। सम्राट की बात की जाए, कार्यपालिका का नामांतर का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति हैं और वास्तविक कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ
अध्यक्ष एवं संघात्मक शासन प्रणाली। राष्ट्रपति राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा है। संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। संसद के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा का व सीनेट है। संसद के 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा व सीनेट। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जर्मनी का संविधान वर्तमान संविधान ने वर्ष 1949 में निर्मित व प्रवर्तित संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर। द्विसदनात्मक, बूंदे सशस्त्र तथा बूंदे स्टॉक। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली एवं सीनेट है। नेशनल असेंबली जो कि निम्न सदन, सीनेट उच्च सदन। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख। दक्षिण अफ्रीका का संविधान की बात करें तो वर्ष 1997 नया संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली एवं नेशनल काउंसिल। चीन के संविधान की बात की जाए तो वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू। संसद एक सदनीय है। नेशनल पीपुल कांग्रेस विधायिका ही सभी उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करती है। एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। कनाडा का संविधान संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति किया जाता है। शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक हाउस ऑफ कॉमन्स एवं सीनेट है। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। आगे बढ़ते हैं। संसद की प्रमुख समितियां। वित्तीय समितियों की बात करें तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। कार्य क्या है तो विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना। CAG आपका CAG नहीं, CAG कैग लोक लेखा नियंत्रक। नेक्स्ट है माफ करिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, गठन 1950, केवल लोकसभा से 3 सदस्य। इसका भी गठन अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका भी निर्वाचन उसी तरह से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदन की समीक्षा एवं समीक्षा करना। नेक्स्ट है सदन की समितियां, ये था वित्तीय समिति। अब है सदन की समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समावली, गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। कार्य मंत्रणा समिति, इसमें लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। नियम समिति, लोकसभा की समिति 15 होती है, राज्यसभा की समिति 16। गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक में 15 सदस्यों से बनी समिति। याचिका समिति जो कि है जांच समिति। याचिका समिति 15 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। विशेषाधिकार समिति 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका भी नियुक्त किया जाता है, उससे नामित किया जाएगा। याचिका समिति नामित किया जाएगा, जबकि विशेषाधिकार समिति नियुक्ति की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है सरकारी आसवानों से संबंधित समिति। लोकसभा के 15 सदस्य केवल होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते। इसकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोकसभा के 15 सदस्य, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कानून समिति, लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। कानून समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। सामान्य प्रयोजन समिति, लोकसभा के 20 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कानून समिति, सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अन्य प्रमुख सेवा समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति इत्यादि। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम, इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देखेंगे बहुत ही आराम से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति यानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा के GV मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी, कार्यवाहक बनी थी VM रमा देवी, प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 13 नवंबर 2017, प्रथम कमांडर इन चीफ
1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो जनरल सर राय बूचर, जनरल सर राय बूचर। प्रथम नेता विपक्ष राम सुभंग सिंह, प्रथम नेता विपक्ष के कौन बने थे? राम सुभंग सिंह। प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कौन बनी थी? कार्नेलिया सोराबजी, कार्नेलिया सोराबजी। प्रथम महिला जिला जज अन्ना चांडी, प्रथम महिला उच्च न्यायालय के जज अन्ना चांडी ही थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा वीवी। क्लियर। नेक्स्ट है किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बना था? तो केरल में। कब? 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता YV चौहान जो कि कांग्रेस से थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को यह राष्ट्रपति बनी थी। प्रथम भारतीय थल सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारतीय नौसेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कठारी। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री सन्मुखम सेठी। प्रथम महिला राज्यपाल सोनी नायडू उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की ही। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत अबीबुल्लाह। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे है विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी के बारे में कहा जा रहा था कैग। मैं थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हो रही थी। कैग देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अधिकतम आयु 65 वर्ष और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और पदच्युत जो है राष्ट्रपति को ही देता है अनुच्छेद 148 के 2 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, 65 वर्ष अधिकतम और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। चुनाव आयुक्त 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 65 वर्ष अधिकतम आयु, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति और पदच्युत भी राष्ट्रपति। जैसे देखिए ऐसा सभी के सभी जो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और पद से मुक्ति जो देता है, त्यागपत्र जो देता है राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग का भी अधिकतम उम्र जो है 65 वर्ष है, कार्यकाल 6 वर्ष है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी 6 वर्ष और 62 वर्ष। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष और 65 वर्ष है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष और 62 वर्ष है। अधिकतम आयु 62 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का ही है। राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष कार्यकाल, लेकिन उम्र जो है 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकतम उम्र जो है 62 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय। कुछ खास है नहीं, इसे आप लोग अगर देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आगे बढ़ती हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसे भी करवाने होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी कुछ खास नहीं है। समितियों के नाम, मंत्रालय, विभाग दिया गया है। गृह मंत्रालय के समिति में गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास, यह सब आएगा। चलिए लगता है कि कंप्लीट हो ही गया। इसका मास्टर वीडियो भी आप लोग को जल्द मिल जाएगा। वर्तमान पदाधिकारी, तो ये तो अभी चेंज हो गए हैं, इसे आप लोग करेंट के अनुसार से याद करेंगे। जैसे कि राज्यसभा के सभापति, अब सब तो सब चेंज हो गए हैं, इसलिए आप लोग नए के अनुसार याद रखेंगे, करेंट के अनुसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटी हो गया कंप्लीट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉलिटी कंप्लीट हो गए और इसका मास्टर वीडियो आप लोग को एजुकेशन ब्रांच चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो इसे आप लोग शेयर करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।